नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये वीडियो यूपी टीईटी, सीटेट, एमपी टेट, झारखंड टीईटी, रीट के साथ साथ यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यदि हिस्सा ले रहे हैं तो उसके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित हैं और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम। दोस्तों एक बात बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है आपके मुंबई, दिल्ली से इलाहाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि प्रमाणिक समय, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। अब देखिए बात कर रहा है मानक समय रेखा की। आपको याद रखना है जो मानक समय रेखा है वो हमारे भारत का यहाँ से टाइम का निर्धारण किया जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अब देखिए जो मानक समय रेखा है वो कितनी 82.5 डिग्री वाली रेखा होती है। अब देखिए मानक समय रेखा, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि मानक समय रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो इसके बारे में हम बिल्कुल ट्रिकी वे में समझेंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो ट्रिक है आपकी, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक है उमा। उमा एसी चलते ही उड़ गई, उमा एसी चलते ही उड़ गई। तो देखिए 5 राज्य कौन कौन से होंगे। एक तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़ और पांचवा हो जाएगा उड़ीसा। तो आपको ये 5 राज्य याद रखना है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ में कौन सा पांचवा हो जाएगा, उड़ीसा। 5 राज्य कंप्लीट। अब देखिए एक प्रश्न और बन जाता है आपके मानक समय रेखा से। पूछ लेता है कि ग्रीनविच जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है उससे कुल कितने टाइम आगे है। तो देखिए 5.5 घंटा ग्रीनविच रेखा से मानक समय रेखा आगे है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहा है कि क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन है फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड या फिर भारत। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर क्रा नहर है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए थाईलैंड में स्थित है। अब देखिए बात करते हैं भारत की, क्योंकि भारत से किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पूछ लेता है कि इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे बड़ी नहर है वो भारत के किस राज्य में है। तो देखिए राजस्थान में है और भारत की सबसे बड़ी नहर है। जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान में है और देखिए भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यदि आपसे पूछता है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो जर्मनी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ से प्रश्न बन जाता है, मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा। कह रहा है कि देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है, तो जर्मनी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन है इलाहाबाद, गोरखपुर, कौशाम्बी और अगला ऑप्शन है सारनाथ में। तो देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर है, तो सारनाथ, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यदि इलाहाबाद की बात करते हैं कि इलाहाबाद से आपसे पूछता है कि इलाहाबाद में फेमस कौन सा है, तो देखिए अकबर का किला आपको याद रखना है, अकबर का किला। और देखिए चंद्रशेखर आजाद पार्क भी कहाँ पर है, चंद्रशेखर आजाद पार्क भी कहाँ पर है, इलाहाबाद में। इसके बाद देखिए गोरखपुर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है कि खिचड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए खिचड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, गोरखपुर में किया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि गोरखपुर में किस चीज के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए टेराकोटा, गोरखपुर के टेराकोटा के लिए क्या जीआई टैग मिला है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कौशाम्बी की बात करते हैं, तो बुद्ध और जैन स्थल दोनों किससे संबंधित है, कौशाम्बी से। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन है इसके हरिभूमि, द न्यूज टुडे, इसके बाद प्रभात खबर और ऑप्शन डी है अन्य। तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, द न्यूज टुडे कैसा भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, हिंदी का सबसे पहले समाचार पत्र कौन सा था, तो उद्दंड मार्तंड को आपको याद रखना है। उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र को आपको याद रखना है कि हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो उद्दंड मार्तंड था। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। ऑप्शन है एक स्तरीय, चतुर्स्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर द्विस्तरीय। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का स्थानीय स्वायत्त का शासन का ढांचा चल रहा है। तो देखिए त्रिस्तरीय है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न किस प्रकार का देखने को मिलेगा, पूछ सकता है आपसे कि त्रिस्तरीय ढांचा किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए बलवंत राय मेहता के द्वारा, बलवंत राय बी आर मेहता के द्वारा दिया गया है। यदि आपसे पूछता है कि द्विस्तरीय ढांचा किसके द्वारा दिया गया है, तो देखिए अशोक मेहता के द्वारा दिया गया है। अब याद कैसे रखेंगे आप, देखिए त्रिस्तरीय ढांचा में देखिए तीन शब्द हैं, बलवंत राय मेहता, और द्विस्तरीय की बात कहते हैं तो अशोक मेहता। तो दो यहाँ पर हैं, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ऑप्शन है क्लायू, फ्यूजियामा, यहाँ पर फ्यूजियामा कर लीजिएगा, इसके बाद कोटोपैक्सी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, गौर करिएगा, कह रहा है कि संसार का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संसार का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, क्लायू ज्वालामुखी है। अब देखिए जो क्लायू ज्वालामुखी है वो कहाँ पर मिलता है, देखिए याद रखना है आपको, हवाई द्वीप यूएसए में देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्यूजियामा की बात करते हैं, तो देखिए माउंट फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है वो देखिए जापान का, कहाँ का, जापान का ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी की बात करते हैं तो देखिए इक्वाडोर आपको याद रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि लोयस पठार स्थित है। ऑप्शन है भारत, जापान, रूस या फिर चीन। तो देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि लोयस पठार कहाँ पर स्थित है, तो चीन में स्थित है। अब देखिए यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार की यदि आपसे बात की जाती है तो देखिए लद्दाख के पठार को बात आपसे याद रखना है कि जो लद्दाख का पठार है वो कैसा, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो लद्दाख का पठार है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो देखिए दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। और एक यहां से बिंदु याद रखिएगा भारत के बारे में, यदि आपसे पूछता है कि भारत का सबसे आर्द्रतम पठार कौन सा है, तो देखिए मेघालय का पठार जिसको क्या बोलते हैं, शिलोंग पठार के नाम से भी जानते हैं, भारत का सबसे आर्द्रतम पठार है। क्योंकि देखिए जो मेघालय है विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र भी है, यहाँ पर 1200 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर वर्षा होती है। इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1529 ईस्वी में, 1554 ईस्वी में या फिर 1527 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1524 ईस्वी में। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में बाबर के द्वारा लड़ा गया था और इसमें बाबर के द्वारा जीत हुई थी। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली या फिर कीनिया। तो देखिए विसुवियस ज्वालामुखी की बात कर रहा है तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, इटली का विसुवियस ज्वालामुखी है। देखिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है। ऑप्शन है केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग या फिर अन्य। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो योजना आयोग है उसको क्या है, परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। लेकिन देखिए नीति आयोग से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूं। पूछ लेता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नीति आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। यदि आपसे पूछ सकता है, देखिए यदि आपसे पूछ लेता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी को आपको याद रखना है। सुमन कुमार बेरी क्या है, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है और देखिए टीटी एग्जाम में ये प्रश्न लगातार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए गौर करिएगा इस प्रश्न पे। कह रहा है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, देखिए यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, ये दोनों मिस्टेक हैं। तो देखिए सबसे पहले एक तो कर लेते हैं हम क्या, यहाँ पर समताप मंडल, इसके बाद क्या हो जाएगा आयन मंडल, ओजोन मंडल,
और क्षोभ मंडल। तो हमसे देखिए कह रहा है कि मौसमी परिवर्तन की छत किसको जाना जाता है, तो देखिए मौसम संबंधी घटनाएं वे किस में घटित होती हैं, तो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आंधी हो गया, तूफान हो गया, भूस्खलन हो गया, भूकंप वगैरह, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान बारिश, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में घटित होती हैं, तो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि देखिए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आपको समताप मंडल याद रखना है कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और देखिए जो वायुयान उड़ाए जाते हैं वो किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती रहती हैं, इसलिए किसी भी दुर्घटना का कोई भी दुर्घटना ना हो, इसलिए किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। यदि आपसे आयन मंडल की बात करता है, तो देखिए जो आयन मंडल है यहाँ पर उपग्रह वगैरह जो होते हैं उनको क्या है, प्रक्षेपित किया जाता है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील बताना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन है वन झील, ऑप्शन बी टिटिकाका झील, ऑप्शन सी है मृत झील, ऑप्शन डी है विक्टोरिया झील। तो देखिए सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील पूछा है हमसे, तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है, टिटिकाका झील है। इसके बाद देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीयूपी टीईटी के लिए, झारखंड टीईटी के लिए, इसके अलावा रीट एग्जाम के लिए और सीटेट एग्जाम के लिए भी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि सबसे खारी झील कौन सी है, तो देखिए आपको याद रखना है वन झील को। ठीक है, 338 ग्राम प्रति 1000 ग्राम इसकी क्या है, लवणता है। सबसे खारी झील कौन सी है, सबसे खारी झील आपको याद रखना है बोन झील है, जो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, टर्की में है। इसके बाद देखिए इसके बाद जो दूसरी नंबर की खारी झील है वो कौन सी है, मृत झील है, जो 230 ग्राम प्रति ग्राम है। इसके बाद देखिए विक्टोरिया झील की बात करते हैं, तो देखिए कहाँ पर पाई जाती है, विक्टोरिया झील कहाँ पर पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। और जो विक्टोरिया झील से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि देखिए नील नदी का उद्गम स्थल किस झील से है, तो आपको याद रखना है किस झील से है, विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। संसार की सबसे लंबी नदी के रूप में नील नदी जानी जाती है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ से है, विक्टोरिया झील से है। और जो विक्टोरिया झील है वो कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 2014, इसके बाद ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 2015। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को क्या हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान की नींव रखी गई थी। जो स्वच्छ भारत अभियान है देखिए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर इसकी क्या हुई थी, इसकी अभियान की शुरुआत की गई थी। और देखिए नरेंद्र मोदी के द्वारा, आपको ये भी याद रखना है कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा, जो हमारे वर्तमान में 15वें प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी संपूर्ण भारतवर्ष में। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। कहता है कि जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है प्रतिजैविक, ऑप्शन बी है जीवाणुभोजी, ऑप्शन सी है ए तथा दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जीवाणुओं को खाने वाले विषाणु को क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से देखने को मिलेगा आपको, साइंस से संबंधित प्रश्न है। जो आपका ईवीएस का पोर्शन है उसमें सम्मिलित रूप से देखिए साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो आपका स्वतंत्रता संग्राम है उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सभी प्रकार के प्रश्न इसमें रखे हैं। देखिए कह रहा है कि प्रतिजैविक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताने वाला हूं। देखिए जो प्रतिजैविक है, सबसे पहले प्रतिजैविक की बात करते हैं कि सबसे पहला जो प्रतिजैविक था वो कौन था और किसके द्वारा बनाया गया था। तो देखिए सबसे पहला प्रतिजैविक था पेनिसिलिन था, इसको आपको याद रखना है। सबसे पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन था और इसकी खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ना जाने कितने बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन चुका है, रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो देखिए छऊ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो छऊ है, इसको आपको याद रखना है। बिल्कुल दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आपके एग्जाम के लिए
दोस्तों मैं बता दूं, यदि आप झारखंड टीईटी और साथ में यदि रीट एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं तो आपके लिए सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों खास करके ये वीडियो यूपी टीईटी के लिए बनाया गया है। वैसे सभी प्रश्न सीटीईटी और यूपी टीईटी, झारखंड टीईटी, साथ में रीट के लिए भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं फिर से आपके सामने एक बार लेकर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।